ये लोग हमेशा चुनावी मोड में है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। सरकार ये चाह रही है कि हम सिर्फ सत्ता में रहें, एक जगह चुनाव खत्म हो दूसरे जगह चुनाव में आ जाए, दूसरी जगह खत्म हो तीसरे जगह आ जाए। लोकतंत्र को जो तार करने का जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस का जो संगठन है 1921 में शुरू हुआ था और इनका मकसद था देश में सत्ता पे काबिज होना, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को मंत्र अगर शूद्र बोल देते थे, दलित बोल देते थे तो उनकी जीव काट देते, और अगर सुन लेते थे तो कान में मोम पिघला के डाली जाती। शूद्रों की स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस पर टैक्स लगा करता था। पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्र के घर में शादी होती थी तो उसके शुद्धिकरण के लिए जो नवविवाहिता आती तो ब्राह्मण के पास रहती थी, उसके बिस्तर पे रहती थी। और अब वो एक बड़ा सैलाब आने वाला है। अब वो बड़ा सैलाब इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है और 2024 के बाद भी आ सकता है। लड़ाई सिर्फ सत्ता की है। इस सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और सामंतवाद को थोपने की लड़ाई है। अब तो दिखाने के लिए उसको एक धार्मिक जो जामा है वो पहना दिया गया है। मुख्य मुद्दा सिर्फ सत्ता हथियाना है। सत्ता हथियाएंगे, फिर उसके बाद मुस्लिमों के साथ रोटी बेटी का संबंध करेंगे। जो इनकी सत्ता को चैलेंज करेगा, जो है सत्ता को जो इनकी जो है ललकारेगा, वही इनका दुश्मन है। सत्ता पैसा यही खेल है, यही खेल है। और इस खेल में कौन पेश रहा है? भोली भाली जनता। अब भाई डर तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत तो डर रहेगा, स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लग रहा है संविधान खतरे में है और लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। समय ऐसा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते, इतना दर्दनाक मंजर आने वाला है। क्योंकि हिटलर को भी लास्ट में आपको ध्यान हो आत्महत्या करनी पड़ी थी। मुसोलिनी का भी क्या हाल हुआ वो आपको पता है। नेपोलियन का क्या हाल हुआ वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो उसी तरीके का हाल यहाँ भी होने वाला है। तो नहीं, बीजेपी हर वक्त चुनाव की मूड में रहती है क्या? देखिए क्योंकि ये तारीफ है, 5 राज्यों के ये तारीफ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तारीफ के शब्द हैं। जो आपने शब्द कहे ये वाकई तारीफ के शब्द हैं कि वो अपने आप को कभी भी आराम नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री जी गुजरात पहुंच गए, ठीक है, सारे काम छोड़ देते हैं। ये लोग हमेशा चुनावी मोड में है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। जो और तमाम चीज़ें, हैप्पीनेस, हाँ, हम 136वें स्थान पे हैं। और भी तमाम चीज़ें हैं। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, चिकित्सा का स्तर गिर रहा है, स्वास्थ्य बजट कम हो रहा है। और अगर हम बात करें रक्षा बजट, तो रक्षा बजट में भी हजारों करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। तो वो चीज़ें अलग है। सरकार की जीतने का जो रिकॉर्ड बस सरकार क्या है, जीत का रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। सरकार ये चाह रही है कि हम सिर्फ सत्ता में रहें, एक जगह चुनाव खत्म हो दूसरे जगह चुनाव में आ जाए, दूसरी जगह खत्म हो तीसरे जगह आ जाए। अब उत्तर प्रदेश में 273 सीटें इनके पास हैं, अभी भी इनका पेट नहीं भरा है। अब ये चाह रहे हैं कि राजभर साहब की जो पार्टी है वो भी हमारे साथ आ जाए, बहुजन समाज पार्टी का जो एक एमएलए है वो भी हमारे साथ आ जाए। आरएलडी में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि लोकतंत्र को जो तार करने का जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी लगातार चुनाव तो जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के अंदर जो भूख है जीत की, आखिर क्या कुछ दर्शाता है? क्या लगता है कि देखिए साहब, ऐसा है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये जो संगठन है आरएसएस, ये 100 साल पुराना संगठन है। मकसद क्या है? 1921 में ये लोग, आरएसएस का जो संगठन है 1921 में शुरू हुआ था और इनका मकसद था देश में सत्ता पे काबिज होना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुगल्स आए और ब्रिटिशर्स आए तो इसकी वजह से इनका जो श्रेष्ठता वाला जो था ना, कि एक टाइम पे मुगल्स को आने से पहले इन्हीं की सब जगह थी। क्योंकि ये लोग कुछ लोग मिलके ही पूरे देश की अलग अलग रियासतों में बटा था और देश में जाति धर्म के नाम पर ये लोग भेदभाव का काम करते थे। ठीक है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को मंत्र अगर शूद्र बोल देते थे, दलित बोल देते थे तो उनकी जीव काट देती, और अगर सुन लेते थे तो कान में मोम पिघला के डाली जाती। परछाई से अपवित्र हो जाते थे। शूद्रों के पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी जिससे कि उनके पैर जमीन पे पड़े तो वो झाड़ फूंक होती चले, वो अपवित्र ना हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें थी। देवदासी प्रथा अभी भी व्याप्त है। शूद्रों की स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस पर टैक्स लगा करता था। पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्र के घर में शादी होती थी तो उसके शुद्धिकरण के लिए जो नवविवाहिता आती तो ब्राह्मण के पास रहती थी, उसके बिस्तर पे रहती थी।
शूद्रों के घर में कोई पहला बच्चा होता था तो उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था। एक सती प्रथा थी जिसमें औरत को जिंदा जलाने की प्रथा थी अपने मर्द के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और इस तरह की तमाम प्रथाएं थी जिसको समय रहते रहते जो सामाजिक लोग थे इन्होंने कुछ प्रथाएं मुगल्स ने ख़त्म की, कुछ प्रथाएं ब्रिटिशर्स ने ख़त्म की। ब्रिटिशर्स ने वोट डालने का अधिकार दिया जिसमें दलितों को भी, शूद्रों को भी जो है सत्ता में आने का मौका मिला। फिर देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होके जो जागीरें थी वो ख़त्म हो गई, जमींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। कांग्रेस ने निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया और जो एक सिस्टम बनाया, देखिए एक जो सिस्टम बनाया, एक जो सामाजिक ताना बाना बनाया, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, तो कहीं ना कहीं उसको तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। चिड़चिड़ है क्या? निश्चित तौर पे आप अगर सदियों से 2000-3000 साल से अगर सत्ता में रहे हो और अब फिर आपको सत्ता विहीन कर दिया जाए, एक व्यक्ति जो आपका गुलाम रहा हो, दास रहा हो, अब वो आपके बराबरी पे आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके अहम को ठेस तो लगेगी साहब। तो बात वही है, दलितों के हाथ में सत्ता नहीं आनी चाहिए। इनको ये लगता है कि सत्ता इनके पास रहे और जो तमाम 85% या 90% देश की जनता है वो इनकी गुलाम रहे, आर्थिक गुलाम रहे, सामाजिक गुलाम रहे, मानसिक गुलाम रहे। ये सामंतवादी व्यवस्था को मुसलमानों से दुश्मनी काहे की? क्या मुसलमानों ने बड़ी लकड़ी उठा ली क्या? देखो साहब, मुसलमानों से इन्हें दुश्मनी नहीं है। हमारी आपकी पहले भी चर्चा हुई है। जब तक मुसलमानों का सवर्णों के साथ रोटी बेटी का संबंध रहा, सत्ता में भागीदारी का संबंध रहा, जो आपको भी मालूम है औरंगजेब के सेनापति उदयवान थे, इनके रोटी बेटी के संबंध थे। आजादी के बाद देश आजाद होने के बाद ये ताना बाना बना रहा। लेकिन 70 के दशक में जो एक मूवमेंट आया ओबीसी आरक्षण का, सामाजिक न्याय का, तो उस मूवमेंट में क्या हुआ, मुसलमानों ने ओबीसी SC ST का साथ देना शुरू किया। वो नेता बनने लगे, ओबीसी SC ST के लोग नेता बनने लगे। तो वहां से जो ये वर्ग विशेष था, इनकी सत्ता खिसकना शुरू हुई, सिस्टम वहां से बदला, इसलिए ये लोग इनका विरोध करते हैं। लगा जो हमारी ड्यूटी पर रहते थे आज वो सत्ता में क्यों जा रहे हैं? सत्य बात है। देखिए जो नीचे था अब वो आपके बराबरी पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अहम को ठेस लगेगी और वो लगना स्वाभाविक है। तो ये उसी चीज़ की लड़ाई है। ये लड़ाई इस समय संविधान की लड़ाई है कि ये देश हमारा संविधान से चलेगा या देश हमारा मोनोपोली से चलेगा या सामंतवादी व्यवस्था से चलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जो किसान आंदोलन की जो क्रांति हुई थी, इसी तरीके की एक और क्रांति होगी, एक और वैचारिक क्रांति होगी। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि जो ये मोनोपोली है, ये मोनोपोली बढ़ेगी। जैसे जैसे निजीकरण बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, सत्ता का जो हस्तांतरण है वो प्रोसेस बढ़ रहा है, और जो सामाजिक न्याय को दबाने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी SC ST जो एक बहुत बड़ा समुदाय है, 80-85% का जो समुदाय है, उनके हकों की हकमारी हो रही है। तो एक क्या है, एक लिमिट तक ही कोई किसी को झेल सकता है। उसके बाद एक वो होता है, फिजिक्स में एक शब्द होता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, एक लिमिट तक आप किसी को खींचते रहेंगे तो वो खींचता रहेगा। उसके बाद क्या होता है, रबर भी या आपकी इलास्टिक है वो भी टूट जाती है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो लिमिट आ गई है, खींचने की एक लिमिट आ गई है। अब वो लिमिट क्रॉस होने वाली है और जैसे ही वो रबर टूटेगी तो एक बड़ा सैलाब आएगा, और अब वो एक बड़ा सैलाब आने वाला है। अब वो बड़ा सैलाब इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है और 2024 के बाद भी आ सकता है। तो सर आप मानते हैं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, ब्राह्मणवाद बनाम देखिए ओबीसी की लड़ाई सिर्फ सत्ता की है। इस सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और सामंतवाद को थोपने की लड़ाई है। अब कौन किस पे हावी हो रहा है? नहीं। देखिए साहब, जाति और धर्म की हमारे देश में कभी लड़ाई नहीं रही, ये कहीं भी तमाम विश्व में देख लीजिए, कहीं भी लड़ाई नहीं रही। हमेशा लड़ाई रही है सत्ता की। बस जो कहते ना, एक हाथी के दांत जो दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो दिखाने के लिए उसको एक धार्मिक जो जामा है वो पहना दिया गया है। मुख्य मुद्दा सिर्फ सत्ता पे आना है।
सत्य हत्याएंगे, फिर उसके बाद मुस्लिमों के साथ रोटी बेटी का संबंध करेंगे। और मुसलमानों को भी मुझे लगता है कि समझ लेना चाहिए, मुसलमान भी कहीं हद तक इस चीज़ को समझ गए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमानों को भी अब सवर्ण से रोटी बेटी का जो संबंध पहले जो इनका ताना बाना चल रहा था वो जारी रखना चाहिए। और मुसलमानों को ये जता देना चाहिए कि नहीं साहब, अब हम ओबीसी एससी एसटी के साथ में फंसा देंगे सर, लब जिहाद आ जाए। नहीं, कोई जिहाद नहीं होगी। जिहाद सिर्फ तब होगी कि जब आप उन्हें सत्ता में रखने में जो है सहयोग नहीं दे, आप उन्हें सहयोग देने लग जाइए तो हिंदू मुस्लिम का सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि सवर्ण मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे और एससी एसटी ओबीसी एक तरफ हो जाएंगे। फिर जो लड़ाई के मायने हैं वो बदल जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो इनकी सत्ता को चैलेंज करेगा, जो इनकी सत्ता को जो है सत्ता को जो इनकी जो है ललकारेगा, वही इनका दुश्मन है। ये लोग हमेशा कुछ नहीं, धर्म वर्म ये सब देखने सुनने कहने में अच्छा लगता है, धर्म की किसे पड़ी है। विवेक अग्निहोत्री जी का आज मैं ट्वीट देख रहा था, कोई बीजेपी का नेता अपना हरियाणा में कहीं वो उस कश्मीर फाइल को फ्री में दिखा रहा है, फ्री में दिखा रहा है तो साहब इनको ऑब्जेक्शन है, कह रहे नहीं साहब हमने फिल्म रिलीज करी है, इसको तो थिएटर में ही दिखाइए। तो साफ मकसद है, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं फिल्म के जरिए। और बीजेपी का क्या स्वार्थ है, बीजेपी को इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल मिल रहा है, तो बस दोनों की स्वार्थ सिद्धि हो रही है। एक लोग पैसा कमा रहा है, एक लोग वोट कमा रहा है। सत्ता पैसा यही खेल है, यही खेल है। और इस खेल में कौन पिस रहा है, भोली भाली जनता। और भोली भाली जनता को इन चीज़ों को समझाने के लिए जिम्मेदारी अब किसकी बनती है, विपक्ष की। विपक्ष कहाँ है, विपक्ष एसी रूम में बैठा हुआ है और ट्विटर पे है। अब हम लोग भी, हमारी भी लिमिटेशंस है, हम कितने अब डर लगने लगा भाई, डर तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत तो डर रहेगा, स्वाभाविक है। क्यों भाई, हमारी भी लिमिटेशंस है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम भी एक लिमिट में बोल सकते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है हमारी जान को भी खतरा बने। बिल्कुल, बाबा जी का बुलडोजर है, बुलडोजर भी चल सकता है और तमाम गैंग हैं वो भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो हमें भी, हमारे भी निश्चित सीमित दायरे हैं, हमें भी दायरे में रह के काम करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है संविधान खतरे में है और लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत बुरा समय आने वाला है। समय ऐसा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते, इतना दर्दनाक मंजर आने वाला है। और हम लोगों को वाकई ऐसा लगेगा कि हमने इन्हें सत्ता में क्यों आने दिया, ऐसी ताकतों को सत्ता में क्यों आने दिया। क्योंकि हिटलर को भी लास्ट में आपको ध्यान हो आत्महत्या करनी पड़ी थी। मुसोलिनी का भी क्या हाल हुआ वो आपको पता है, नेपोलियन का क्या हाल हुआ वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो उसी तरीके का हाल यहाँ भी होने वाला है।